आज हमारा अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण, जिसका हमने पूरा पूरा बोलना चाहिए प्रश्नावली और आपके करके देखो जो है, और जितना बेसिक है वे सारे हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो है हम इसका थोड़ा सा जो है बोलना चाहिए सारांश। ठीक है, आप लोग सारांश वर्ड ज्यादा अच्छे सुनोगे, ज्यादा अर्थ भी समझते होंगे। सारांश समरी देखने वाला है। सारांश और समरी क्या होता है? बड़ी भाग को छोटे से भाग में समझना। तो आज जो है हम जो बेसिक बेसिक जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आपके चैप्टर में, कि एक्चुअल में पूरे जो आपका चैप्टर नंबर जो 3 है एक चर का द्विघात समीकरण, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें जो है मैं पूरे पूरे क्वेश्चन तो नहीं लूंगा। ये समझिए कि इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि हाँ, हल्का हल्का टच करूंगा कि ये टॉपिक्स का है और इस टॉपिक जो प्रश्न जो है ऐसा सब बनता है। तो इस टाइप से हमारा जो है आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक चर का द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे बात आती है एक चर, उसके बाद आ रहा है द्विघात, उसके बाद आ रहा है समीकरण। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। तो पहले जो है मैं आपको समझाता हूँ, जो कि देखो ये जो है अपना बहुपद से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है समझेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है इसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से कई बार पढ़ लिया है। बहुपद क्या होता है? कोई अचर टर्म रहेगा और उसमें मेन एक्चुअल में चर टर्म देखना है। चर की जो पावर रहेगी ये आपका पूर्ण संख्या रहेगा। पावर मतलब घातांक। ठीक है, तो इसकी जो घातांक जो रहेगा पूर्ण संख्या रहेगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब गिनती की संख्या में शून्य जोड़ दिया जाता है। गिनती की संख्या किसको लेते हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब इसमें शून्य जोड़ दिया जाए, माने शून्य 1 2 3 4 ये आते जाएगा। अब जहां तक आप लिख सको वहां तक लिख सकते हो। मैं लिखते जाऊंगा, बोर्ड भर जाएगा, लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होगा। तो जहां आपकी इच्छा हो वहां तक आप बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। तो इसकी जो घात जो होगी वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप बहुपद को जो है ऐसे लिखते हो, अभी आपने पढ़ के आज बहुपद चैप्टर में, उसमें px बराबर x की घात 2 धन 3x धन का 2। या कहीं पर आप ऐसे भी लिखते हो सर, qx बराबर x की घात 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, x की घात 2 धन वर्गमूल 5 x धन का 2। ठीक है, अब देखिए जब ये x वाला घातांक है, यहीं पे जैसे कि मैं ले लू g फॉर y वाला घात, y वाला चर की जो है y कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? y की पावर जैसे कि 2 प्लस y प्लस का 5, ये। ठीक है, ये हमारा क्या है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? जिसकी घात कितनी है? 2। तो ये द्विघाती बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे मैं तो आपको मीनिंग बताना ही भूल गया। देखिए द्विघात जो होता है इसका मतलब क्या होता है? द्विघात मतलब इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वर्ग। जैसे कि आप लोग बोलोगे सर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, माने 2 की घात 2। ठीक है, तो वर्ग द्विघात का एक और नाम है वर्ग। इसका मतलब होता है घात कितना होना? 2 होना। जिसकी घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात, और क्या बोलते हैं? वर्ग, या इसी का नाम है। ठीक है ना। आपके जो चैप्टर जो है इसमें द्विघात समीकरण ना बोल के आपको बार बार वर्ग समीकरण बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बोले चाहे वर्ग बोले एक ही बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? इसकी घात 2 है, यानी ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद उस बहुपद को बोलते हैं जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है ना। तो पी क्यू जी ये सारे क्या आपके बहुपद को बताने के तरीके हैं। जैसे आपका एक नाम होता है उसी प्रकार समझो कि बहुपद के नाम रखने के तरीके हैं। ठीक है ना। और x जो है और y जो है इसमें चर को बताता है कि इधर जो होगा इस प्रकार का चर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात हो रहा है द्विघात समीकरण, और उसके साथ साथ बात हो रहा है एक चर। एक चर कहने का मतलब जिसमें चर की संख्या कितनी होती है? एक होती है। जैसे कि मैंने एक और मैंने बहुपद ले लिया p x y, जैसे कि मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10। अब बताइए क्या ये बहुपद है? तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि इसकी चर की जो घात है कैसा है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये एक चर का द्विघात है, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर चर की संख्या कितनी है? 2 है। आप देख पा रहे हो इन तीनों में जो चर की अगर मैं बात करूं तो चर की संख्या थी 1, और इसकी जब मैं बात करूं तो यहां देख पा रहा हूं चर की संख्या जो है कितनी है? 2 है। अगर इसमें मैं घात की बात करूं तो इसकी घात 2 है। अगर इसमें भी मैं घात की बात करूं तो इसमें घात कितनी है? 2 है, परंतु चर कितने? 2 है। यहां पर एक चीज और नया सीखे। क्या सीखे आपने? आपने ये देखा कि ये पी क्यू जी पी ये सब बहुपद के नाम है,
उसके अंदर जो ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वो क्या बताता है, उसके चर को बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर x और ओनली y लिखा तो सिर्फ एक चर आ रहा है, यहाँ पे x और y दोनों लिखे तो इधर चर की संख्या कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं एक चर का द्विघात बहुपद बताइए, तो आप बोलोगे सर ये तीनों एक चर का द्विघात समीकरण द्विघात है, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। ये जो है दो चर वाला द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। तो समीकरण क्या होगा, जब बहुपद को शून्य के बराबर करके लिख दिया जाता है, ठीक है ना, या बोलो जब बहुपद को इक्वल शून्य बराबर का शून्य लगा के जीरो लिख दिया, तब वो क्या बन जाता है, हमारा समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। तो एक चर का द्विघात समीकरण, ये क्या होगा, एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है। तो एक चर का द्विघात समीकरण, अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, समीकरण बनाने के लिए जो आपका बहुपद दिया गया है उसको क्या कर दोगे आप, इक्वल जीरो कर दोगे, शून्य के बराबर करके लिख दोगे, तब यह जो होगा आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको जीरो कर दूं, x की घात 2 धन 3x धन 2, ठीक है, ये पहला सॉरी इक्वल जीरो। दूसरा देखिए x की घात 2 धन वर्गमूल 5x धन 2 बराबर जीरो, ये हो गया आपका एक चर का द्विघात समीकरण। एक देखिए y की घात 2 y धन 5 इक्वल शून्य कर दे, ये सारे जो है हमारा क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण है। हमने क्या किया हुआ है, एक चर के द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया, तो ये मेरा बन गया एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब आपके बुक में एक जो है मजेदार टॉपिक है, वो है जो है एक चर के द्विघात समीकरण की पहचान करना, जो कि आपके परीक्षा में जो है 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक चर का द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया जब इसका मैंने डिफिनेशन लिखा या आपको उदाहरण दिया, तब आपको मैंने क्या बताया, जब आप बहुपद को शून्य कर दोगे, तो हमने क्या किया, एक चर के द्विघाती बहुपद को जब इक्वल कर दिया, शून्य के बराबर कर दिया, तो ये मेरा बन गया एक चर का द्विघात समीकरण। इसका मतलब आपने क्या सीखा, अगर कोई समीकरण एक चर का द्विघात समीकरण है, इसका मतलब वो एक चर का द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है। बहुपद होगा कहने का मतलब उसकी घात कितनी होगी, पूर्ण संख्या होगा। तब अगर आपको एक चर का द्विघात समीकरण की पहचान करनी है, तो आप उसके घात को देखेंगे, किसके, चर के घात को। अगर चर की घात पूर्ण संख्या यानी वो एक चर का सॉरी हाँ वो तो द्विघात हो गया ना, घात को देखोगे तो। और दूसरा चीज आपको क्या देखना है, चर को देखना है, चर की संख्या कितनी होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है कोई भी चीज, देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया पहला x की घात 2 धन वर्गमूल 2 x धन 3, ये बताइए ये एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं। अभी ये बहुपद है, ठीक है, इक्वल जीरो कर देंगे, समीकरण है कि नहीं, तो इसको चेक करिए। अधिकतम घात कितनी है, 2 है, चर की संख्या कितनी है, 1 है, और देख पा रहा हूं सभी चर का जो है घात में कितना है, पूर्ण संख्या समझो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x की घात 0 होगा, क्योंकि 3x की घात 0 का मतलब 3, x की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा होकर 3 हो जाएगा। क्योंकि आपने घातांक में पढ़ के आया, किसी भी संख्या के जब घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका दिख नहीं रहा है, घात क्या है, शून्य, और शून्य का है हमारा पूर्ण संख्या, यानी ये हमारा बहुपद एक चर का द्विघात बहुपद है। देखिए अब इसको मैं एक चर का द्विघात बहुपद बार बार बोलूं तो बड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका भी घर में बड़ा लंबा नाम रखा, किसी को छोटा नाम पकड़ देते हैं ना, किसी को छोटू छोटू करके बुलाया गया, किसी को जो भी है, जैसा अलग प्रकार के नाम होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार इसका एक नाम रख दिया गया है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। इसका मतलब आपके बुक में कहीं पर भी वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण लिखा, तो उसका मतलब होगा एक चर का द्विघात समीकरण या एक चर का वर्ग समीकरण। तो इसको मैं आप डायरेक्ट तो बोलूंगा वर्ग समीकरण, ठीक है ना। हाँ, अगला आप जो है सेकंड नंबर पे मैं लिख रहा हूं x की घात 2 धन x की घात 1/2 धन का 4। अब बताइए ये क्या वर्ग समीकरण है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो x की घात कितनी है, 1/2, जो कि परिमेय संख्या है। क्या होना चाहिए था, पूर्ण संख्या होना चाहिए था, ये नहीं है। तो कुल मिला के आपको पहले बहुपद ही चेक करना है। अगर ये द्विघाती बहुपद है एक चर वाला, ठीक है, तो इक्वल जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर का
द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए थर्ड नंबर पे, देखिए आपके बुक में एक दिया हुआ है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का एक दिया हुआ है, ये ऐसा करके, और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है 6 करके, ऐसा 0 है, ठीक है, ये है कि नहीं? है, ठीक है। और इसी को जैसे कि मैं ये लिख दिया, एक नहीं है, हाँ ऐसा भी लिखा जाता है, देखो x की घात 2 धन 5 वर्गमूल x धन का 3। अब बताइए ये हमारा है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख पा रहे हो x जो है इसमें वर्गमूल लगा हुआ है, और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। क्लास 9 में अपने धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा होगा, घातांक में, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें इसकी जो घात जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, चूंकि हमारा नियम बोलता है इसकी घात जो है परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे एक और देख लेते हैं, y की घात 2 धन x की घात 2 धन 3, ये है कि नहीं बताइए? वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर की संख्या कितनी है, 2 है, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर जो है चर की संख्या कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर चर की संख्या 2 है तो ये नहीं होगा एक चर का द्विघात समीकरण। हाँ अगर बोलता कि 2 चर का द्विघात समीकरण तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक चर का द्विघात समीकरण। अब जो है वर्ग समीकरण के समझ लेते हैं मूल, वर्ग समीकरण के मूल। अच्छा इसको समझने से पहले वर्ग समीकरण का व्यापक रूप समझ लेते हैं। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप, या आपके बुक में इसी को लिखता है मानक रूप, इसका एक और नाम है, क्या है, मानक रूप, और इंग्लिश नाम में जाओगे तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है इसका मानक रूप, ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, या शून्य। जहां क्या होता है, ये a जो है आपका x² का गुणांक है, ये क्या है आपका x² का गुणांक है, b जो है आपका x का गुणांक कहलाएगा, ठीक है, और c जो है ये आपका यहाँ पे क्या होता है, अचर पद होता है, ठीक है ना। और एक चीज ए बी सी का जो मान होगा, ये सारे जो होंगे आपके क्या कहां से होते हैं, वास्तविक संख्या होता है, क्या होता है, ये सारे वास्तविक संख्या होता है। और दूसरा चीज यहाँ पे ए जो है कभी भी 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो 1 की घात 2 0 हो जाएगा, अगर यही हट गया तो फिर द्विघात कैसे होगा, तो एक घाती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये 0 नहीं होगा। क्लियर है? हाँ ये इतना आपने समझ लिया। अब यहीं पे मैं जो बता रहा था, वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल, तो वर्ग समीकरण के मूल किसे कहेंगे, तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ के आया है मूल का एक और नाम आपने जाना है, इसका नाम होता है शून्य। क्या होता है, शून्य। यानी वर्ग समीकरण के मूल उसे कहेंगे जो उस वर्ग समीकरण को सेटिस्फाइड कर ले। अब नया वर्ड आ गया सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर, ये क्या होता है, संतुष्ट कर लेना। तो आप पढ़ रहे हो वर्ग समीकरण, ठीक है, जैसे कि मैंने एक लिख दिया x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो जब आप समीकरण पढ़ते हो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड। जब आप इसमें x का कोई मान रखो और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड का, यानी वह वर्ग समीकरण का मूल है, ठीक है। अगर इक्वल ना हो तो वह मूल नहीं है। जैसे देखो उदाहरण के लिए मैं लिख दिया x की घात 2 धन x धन 1 धन 2 बराबर 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप चेक करिए x बराबर 2 x बराबर 1 जो है इस समीकरण का मूल है कि नहीं। यहां पे रीड करता हूं ना, x की घात 2 धन x रीड 2 समीकरण का मूल है कि नहीं आपको चेक करना है। तो क्या करोगे, इस वैल्यू को इसमें रखोगे, रख दो, ये जब इसमें रखोगे देखो तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 धन 1 ऋण 2 बराबर 0, 1 की घात 1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 बराबर, सॉरी जी, 2 ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जा रहा है किसका, राइट हैंड साइड का। यानी अतः आप बोल सकते हो x बराबर 2 समीकरण का या वर्ग समीकरण जो दिया है वर्ग समीकरण का मूल है। तो आगे समझ में मूल किसको बोलेंगे, अगर जो मान दिया है x का उस मान को उसमें रखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड का, यानी समीकरण का मूल है, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये इतने में आ जाएगा। देखिए
आप इस चीज को देखिए। पहले अगर चर की संख्या, अभी यहाँ पे घात पड़ रहा है, ठीक है ना, अगर किसी समीकरण की घात जो है 2 है, कितना है जी, घात 2 है, तो उसके जो है आपको हल कितने प्राप्त होंगे, 2 हल प्राप्त होंगे, ठीक है। दूसरा समझिए, अगर किसी समीकरण की घात 3 है तो उसके आपको हल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। हल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब जितनी घात होती है उतना क्या होता है, हल होता है। ये घात के आधार पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, अगर किसी समीकरण के चर को देखेंगे तो जितना चर की संख्या रहेगा, जैसे चर 1 है तो उसका हल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर चर 2 है तो उसका हल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर चर की संख्या जो है 3 है तो उसका हल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो दोनों एक ही बात कर रहा है। कैसे दोनों एक ही बात कर रहा है, मैंने क्या बोला, चर की संख्या। अब देखो इसकी घात 2 है, क्या है जिसकी घात 2 है, तो 2 है यानी x की घात 2, मतलब x का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। तो चर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। लेकिन इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए हम ये बोलते हैं कि घात 2 है तो हल कितना मिलेगा, 2। अगर घात 3 है तो हल कितना मिलेगा, 3। एक्चुअल में घात 3 कहने का मतलब क्या हो, जैसे x की घात 3 तो x का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। तो चर 3 बार तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें वही चर 3 बार आ जा रहा है, और इसमें जो है अलग अलग चर आ रहा है। जैसे कि आपने इसके पहले अध्याय में क्या पढ़ा था, दो चर का रैखिक समीकरण, ठीक है। वहां पे घात कितनी थी, 1, लेकिन समीकरण कितना था, 2। सॉरी जी, समीकरण नहीं, चर कितना था, 2 था। तो वहां पे हल कितना मिला था, 2। तो हम जो है सिर्फ घात को ही देखकर, चर को ही देखकर नहीं बता सकते। जब समीकरण रहेगा तो उसमें चर और घात को देखकर हम बता सकते हैं कि उसके कितने हमको हल मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर चर 2 है, घात 1 है, तब भी हल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। और चर 1 है और घात 2 है तो हल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है। तो इस ये जो होते हैं आपके, मैंने बता दिया वर्ग समीकरण मूल। देखो हाँ, एक चीज और, अभी मैं हल हल बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मूल ही शून्यक है और मूल ही क्या है आपका, हल है। याद रखना, कई एक ही चीज के कई नाम है। जैसे कि होता है ना कि स्टूडेंट का स्कूल में कुछ और नाम चलता है, घर में कुछ और नाम, मामा यहाँ कुछ और नाम चलता है। उसी प्रकार समझो कि स्कूल में अलग नाम है, घर में अलग नाम है, और मामा यहाँ उसका अलग नाम चल रहा है। तो 3-4 नाम आपको मिलेगा, इसका सारा नाम को आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में जो है सारे नाम को मिक्स करके इधर उधर करके कभी हल लिख देता है, कभी मूल लिख देता है। और शून्यक तो इसमें खैर लिखेगा नहीं, शून्यक जो है आपका बोलना चाहिए अध्याय नंबर 1 में है, उसमें लिखेगा, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट और मैं बताता हूँ आगे आपको। देखिए अब हमने समझ लिया वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण के मूल भी देख लिए हमने, ठीक है। अब मूल कैसे निकालेंगे, उसका हल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हल की विधियां देखते हैं, ठीक है। तो वर्ग समीकरण हल करने की आपके बुक में 4 प्रकार की विधि बताई है, जिसमें पहला विधि है उभयनिष्ठ विधि। उभयनिष्ठ विधि, इस विधि में हम क्या करते हैं, इसको जो है उभयनिष्ठ हिंदी बोलना आप लोग के लिए थोड़ा सा, आप लोग को उटपटांग लगता है, कॉमन मेथड आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें, ऊपर से कुछ टर्म बाहर निकाल लेते हैं, नीचे से कुछ टर्म बाहर निकाल के फिर कट कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका क्या हो जाता है, आंसर मिल जाता है। तो ये है आपका उभयनिष्ठ विधि, उभयनिष्ठ निकालना। दूसरा इसमें होता है गुणन खंडन विधि, जो कि मोस्ट पॉपुलर विधि समझो, आपके चैप्टर नंबर 1 में भी आया है, ठीक है। गुणन खंडन विधि, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मध्य पद को तोड़ते हैं, ठीक है। मध्य पद तोड़कर जो है हम जो है अपना हल निकालते हैं, ठीक है। तीसरा आपका होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इसमें एक, इसका एक और नाम है सर्व समीका विधि, ठीक है। इस विधि में हम क्या करते हैं, सर्व समीका विधि में हम क्या करते हैं, 2 सूत्र का उपयोग करते हैं। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा इसमें होता है a माइनस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है जो कि मोस्ट और मोस्ट एमपी है आपके क्लास 10 के लिए, उसका नाम है सूत्र विधि। इसका एक और नाम है श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। तो सूत्र विधि, इसमें क्या करते हैं, एक सूत्र रहता है, उसमें से हम ए बी सी का मान जो है समीकरण से निकाल के जो है इसमें रखते हैं, और रख के फिर एक्स और वाई का मान हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। उभयनिष्ठ विधि,
उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंडन में गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? प्रथम पद और अंतिम पद का, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा, ठीक है, उसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर उसके गुणनफल के बराबर हो और दूसरा जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर हो। किसका मध्य पद के? वर्ग समीकरण के मध्य पद के बराबर हो। ठीक है, तो ये गुणनखंडन में ऐसा करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करेंगे? जो आपका पूर्ण जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग इसका देखो पूरे का वर्ग लगा है ना, पूरे का वर्ग है ना, ए और बी का, ऐसे पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी का पूरे का वर्ग दोनों में वर्ग है। तो हम क्या करेंगे? आपको समीकरण को जो है ऐसे ए प्लस बी के फॉर्म में पूरे के वर्ग में बनाएंगे, उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूरे के वर्ग रूप में समीकरण को बनाना। तो इसमें क्या करेंगे? समीकरण को ऐसे बनाएंगे, ऐसा दिया रहेगा उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके उसको हल करेंगे। ठीक है, और सूत्र विधि में सूत्र में मान रखेंगे और आगे हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है, मैं जो है सूत्र विधि को बताता हूं। सूत्र विधि में क्या होगा? एक सूत्र दिया रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये, और पूरे का बटा क्या होता है? 2a। इस सूत्र में क्या करना था? हमको मान रखना रहता है। अब एबीसी क्या है? एबीसी क्या है इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसको बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप। ठीक है, ये यहां पर देखिए, यहां से एक्स ए जो होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा? गुणांक होगा। बी जो होगा आपका एक्स का गुणांक होगा, और सी जो है यहां पे आपका ये आपका होगा अचर। तो ये एबीसी यहां से हम जो है निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आता है आपका विभेदक। क्या आता है जी? विभेदक, जिसका एक और नाम क्या है? समझ लो, घर में विभेदक बोलते हैं, तो स्कूल में क्या बोलते हैं इसको? विविक्त कर। एक और क्या नाम है? विविक्त कर। इसके दो नाम है ना, याद रखना। और इंग्लिश वाला फिर डिस्क्रिमिनेंट। ये विभेदक क्या है? विभेदक क्या है जी? जो क्या करता है, अब समीकरण के कितनी घात है? 2 घात। कितनी घात है? 2 घात। तो समीकरण के 2 घात है, यानी कितने हल मिलेगा? 2 हल मिलेगा। तो विभेदक जो है दोनों हलों के बीच में विभेद करता है। विभेद मतलब उसको अलग 2 भागों में बांटता है और बताता है कि इसका हल कैसे मिलेगा और इसका हल कैसे मिलेगा। ये समझिए कि दोनों हल की स्टडी करता है ये। ठीक है, उसके बारे में बताता है कि उसके हल हमें ऐसे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो विभेदक निकालने का सूत्र क्या होता है? विभेदक को जो है हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है आपका विभेदक का सूत्र। अब देखिए, अब विभेदक का सूत्र ये है। अब डी का मान निकलेगा। अब डी का मान 3 प्रकार के आएंगे। डी का मान क्या क्या मिलेगा? एक जो है आपको धनात्मक मिलेगा, एक जो है आपको ऋणात्मक मिलेगा, और एक जो है आपको शून्य मिलेगा। डी के कितने मान मिलेंगे आपको? 3 मान मिलेगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। जब डी के मानों पे डिपेंड करेगा, तो ये अगला टॉपिक है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूल कैसे रहेंगे, हल कैसे रहेंगे। पहला देखिए, जब डी क्या हो जाए? शून्य हो जाए। डी क्या हो जाए जी? शून्य हो जाए। तब क्या होंगे? वर्ग समीकरण के दोनों मूल, वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं। ठीक है, वास्तविक व समान होते हैं। ये जब क्या होता है? डी क्या होता है? शून्य होता है। तो दूसरा देखिए, जब डी क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। देखो एच आई वी बोलता हूँ जी बीमारी का नाम हो जाए, प्लस IVE। ठीक है, प्लस IVE मतलब पॉजिटिव, इसका इंग्लिश नाम होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में प्लस को इधर लिख दिया, और ये तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डी धनात्मक कहने का मतलब डी का मान जो होगा शून्य से क्या होगा? डी का मान शून्य से क्या होगा? बड़ा होगा। तब क्या होगा? देखो, वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक व असमान होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर, डी नेगेटिव माइनस आई भी इसको बोलते हैं नेगेटिव, या इसका हिंदी नाम होगा ऋणात्मक,
ये ऋणात्मक होगा, यानी डी जो होगा शून्य से छोटा होगा, मतलब इसका मान जो है ऋणात्मक में आएगा, तो ये क्या होगा, शून्य से छोटा होगा। तब क्या होगा, वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होगा, काल्पनिक व असमान होते हैं। ये आपको 3 प्रकार के क्या होंगे, हल मिलेगा, या 3 प्रकार के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब डी का वैल्यू जो होगा जब इक्वल होगा तो दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक समान होगा। जब धनात्मक होगा तो क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक और असमान होगा। और जब डी जो है ऋणात्मक होगा तब दोनों मूल क्या होगा, काल्पनिक व असमान मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके समीकरण का मूल मूल की प्रकृति हो गई, या हल की प्रकृति, इसी को हल की भी प्रकृति बोल सकते हैं ना। हल मतलब मूल दोनों एक ही है। थर्ड नंबर पे है वर्ग समीकरण के गुणांक व मूलों में संबंध। ठीक है, वर्ग समीकरण के मूल, ठीक है, वर्ग समीकरण के मूल व गुणांक में संबंध। देखिए, ठीक है, तो यहां पर देखिए गुणांक जो है मैंने यहां पे आपको बता दिया, ये ए बी और अचर पद जो सी है वो है। ठीक है, यहां पर जो है मैं मान लेता हूं, माना वर्ग समीकरण के मूल जो है यह है आपका, एक है अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा है। तो पहला आपका होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। दूसरा आपका होगा मूलों का गुणनफल, ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है, अध्याय नंबर 1 बहुपद भी पढ़ा हुआ है, तो वहां पे लिखता था शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा आपको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांक और मूल एक ही होते हैं। अगर शून्यांक लिखा हुआ है यानी समझिए चैप्टर नंबर 1 बहुपद की बात हो रही है, अगर मूल लिखा हो तो चैप्टर नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, अब देखिए तीसरा टॉपिक, जब मूल ज्ञात हो तो वर्ग समीकरण बनाना। ठीक है, ये अभी तक आपने देखा जब आपको समीकरण ज्ञात था तो आप मूल निकाल लेते, अब आपको मूल दे दे तो समीकरण कैसे बनाओगे। तो इसके लिए सूत्र होता है आपका, सूत्र क्या होता है, x की घात 2 माइनस अल्फा धन बीटा और x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये 0 होगा। इसको अपने वर्ड में मतलब हिंदी में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए x की घात 2 ऋण, ये क्या है अपना मूलों का योगफल। ठीक है, इधर हो जाएगा x धन, ये है आपका मूलों का गुणनफल। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये इसको ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर होगा मूलों का योगफल धन आपका होगा मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बेसिक जितने भी फार्मूला है आपके इस अध्याय में मैंने आपको सभी बता दिया, सभी रिवाइज करा दिया। इन फार्मूलों से जो है आपके जो है सारे जो है प्रश्न जो है आपका बनेगा। तो ये जितने भी मैंने आपको फार्मूला लिखाया, ये सारे फार्मूला को आप एक बार रिमाइंड करिए। और अगर कुछ टॉपिक में आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से जानना है या उसके बारे में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करना है, तो आप इसी के जो ऊपर जो और वीडियोस हैं उसमें जाके आप लेक्चर्स मैंने उसके बनाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हो और अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है ना, इसके साथ साथ थोड़ा सा आप लोग परीक्षा की दृष्टि से जो आईएमपी क्वेश्चंस है उसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसको आप नोट अपने बुक में है टिक मार्क करके रखिए। कुछ चुनिंदा प्रश्न है, वो ऐसे प्रश्न है जो कि आया हुआ है या तो बार बार आता है। ठीक है ना,
तो आप जो है आपका ध्यान नंबर जो है 3 है एक चर का द्विघात समीकरण, जो कि आपके पेज नंबर 67, ठीक है 67 लिखा नहीं है, 67 नहीं लिखा है, 66 लिखा है, 66 के राइट साइड आपको मिलेगा 67 67, हालांकि उसमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देखिए आपके पेज नंबर जो है 69 69, उसके ऊपर में जो एक लाइन लिखी हुई है x की घात 2 माइनस 5 वर्गमूल x धन 3 बराबर 0 द्विघात वर्ग समीकरण नहीं है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसको कई बार देके आपसे पूछा हुआ है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, बताइए क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं वर्गमूल किसमें लगा हुआ है, x में, और वर्गमूल लगा रहता है यानी उसकी घात कितनी होती है 1/2, तो इसकी घात 1/2 हो जाएगा तो बहुपद होगा नहीं, और बहुपद नहीं होगा तो समीकरण होगा ही नहीं, तो इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। उसके बाद जो है आप जो है जो करके देखो प्रश्न एक जो है दोनों सेम ही प्रश्न है। आप जो है द्विघात वर्ग समीकरण या बोल सकते हो एक चर का द्विघात समीकरण को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, उसका जो है मैंने आपको अभी जो बताया, आप इसका पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में 1 से 2 नंबर में इसकी पहचान करने के लिए आपको आएगा, तो ये जो है आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है एक प्रश्न जो आता है आपका, जांच करिए कि वर्ग समीकरण के मूल है कि नहीं, तो ये जो है हम प्रश्नावली पे जो है 2 सीधा आप आ जाइए प्रश्नावली 2 जो कि आपके 75 नंबर पे दिया हुआ है। तो ये जांच कीजिए कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं, तो इसको आप टिक लगा लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चंस को, कोई एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी प्रश्न दे आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। इसमें जो तीसरे नंबर का जो है इसको वेरी आईएमपी कर लीजिए, क्या √2 वर्गमूल 2 समीकरण x की घात 2 धन 2x ऋण 4 बराबर 0 के मूल है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार हो चुका है, 2 नंबर में दे देता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है थोड़ा सा पीछे आ जाइए उदाहरण नंबर 3 में। उदाहरण नंबर 3 का जो चौथा क्वेश्चन है, x धन 3 बटा x ऋण 2 1 ऋण x बटा x बराबर 17/4, इसको आप टिक लगा लीजिए, ये 6 नंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न 2 में चले आइए, प्रश्न नंबर 4 में। इसमें जो है आप सबसे पहले 10वां नंबर का प्रश्न एक से जो लिखा है उसको टिक लगा लीजिए, पहला नंबर का प्रश्न नंबर 1, और इसी में का आप देख लेंगे तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा और 5वां देख लीजिएगा, और एक जो है आप इसमें का ये जो 7वां नंबर का है, ठीक है। और इधर का राइट वाला जो है ये जो है 8वां, और ऊपर एक 6वां, क्योंकि ये वर्गमूल वाला लगा हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। वर्गमूल वाले वैसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा नंबर में आता है तो उसको दे देता है, ठीक है। तो वर्गमूल भी कैसे बनता है, वर्गमूल वाले में कैसे हम वर्ग समीकरण को गुणनखंडन से कैसे हल करते हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये बेसिक बेसिक 4-5 प्रश्न है जिसको आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट जो है आपका, हाँ ये जो है देखिए उदाहरण नंबर 4, इसको आप आईएमपी टिक कर लीजिए, कई बार आ चुका है ये आप लोग का उदाहरण नंबर 4, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है एक बार उदाहरण नंबर 7 भी है, ठीक है, कहीं आया हुआ था उदाहरण नंबर 7, इसको भी टिक कर लीजिए। और उसके बाद आपका आप चले आइए वर्ग समीकरण, देखिए द्विघात वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, कभी भी आपको प्रश्न में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आपको स्पेशल बोले कि आप पूर्ण वर्ग से बनाइए, गुणनखंडन से बनाइए, आपकी सूत्र विधि से बनाइए, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। लेकिन क्या कभी कभी प्रश्न का पैटर्न चेंज करने के लिए या आपको स्पेशल पूछने के लिए दे देता है, तो एक बार जो है कम से कम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नियम है उसको आप याद रखिएगा, उस नियम से बना लीजिएगा। हाँ इसमें जो है आपका सीधा प्रश्नावली पे आप चले आइए, प्रश्नावली में जो है आपका ये प्रश्न नंबर जो है आपका एक जो है उदाहरण नंबर 15 को टिक लगा लीजिए, उदाहरण नंबर 15 को। उसके बाद आप जो है प्रश्नावली 3 का प्रश्न नंबर 3, 4, 5, ठीक है, और एक बार 6 को भी देख लीजिएगा, 3, 4, उसके बाद 9 और 10 2, इतना काफी है, और इतना बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें का मोस्ट टाइम पे है आपका 9 और 10, ठीक है। या तो फिर इधर 3 और 4 को देख लीजिएगा, बात 3 और 4 को क्रमागत वाले को, ये 4 क्वेश्चन समझिए मोस्ट है जो कि पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब वर्ग समीकरण से हल कीजिए, तो वर्ग समीकरण से जब हम आएंगे तो इसमें जो है सीधा प्रश्नावली 4 में ही आ जाइए। तो देखिए प्रश्नावली 4 में पहला जो है विभेदक ज्ञात करना, तो आपको जरूरी नहीं है कि इसी में क्या दे, कोई भी प्रश्न दे देगा, बोलेगा विभेदक ज्ञात करिए, तो आप
विभेदक कैसे ज्ञात करते हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, तो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखवा दिया, तो आप इसको याद रखेंगे। जब डी का मान क्या मिलेगा तो इसके आधार पर फिर आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे तो के का मान याद कीजिए। इसको तो आप आईएमपी टिक कर ही लीजिए और यहाँ तक कि वेरी आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि क्या कर रहा है बोर्ड परीक्षा जो है आजकल जो है पैटर्न चेंज कर रहा है और बोल दे रहा है के का मान निकालिए। 5 नंबर के प्रश्न में क्या कर रहा है, 2 प्रश्न इसी का दे दे रहा है, बोल रहा है जब ये हल हो तो के का मान निकालिए, हल का प्रकार ऐसा होगा तो मान निकालिए। तो इसको टिक कर लीजिए आप, ठीक है। आपको मतलब के का वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। हाँ, चौथे नंबर पे देखिए, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा, अगर आप, और इसमें जो है एक अलग प्रकार का बनेगा आपका, देखिए 7वां और 6वां, ये थोड़ा सा अलग हटके है, 6वां और 7वां। हाँ, यहाँ पे आप नोट करके रखिएगा, वर्ग समीकरण में अगर किसी पद का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। सब बेसिक जो है वर्ग समीकरण में 3 पद होते हैं, प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद, ठीक है, या प्रथम, मध्य पद और अंतिम पद। तो जो पद नहीं दिया है उसको आप 0 मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? 0। जो पद नहीं दिया, अगर मध्य पद नहीं दिया है तो उस बी का मान 0 रखेंगे, अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया तो उसका मान 0 रखेंगे। क्या, एक चीज सुनिए, क्या वर्ग समीकरण में प्रथम पद 0 हो सकता है? 1 से घात 0 हो सकता है? नहीं। तो ए 1 से घात 0 नहीं होगा, ए वाला टर्म 0 कभी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो बी या सी में जो ना दिया रहेगा उसको आप 0 मान लेंगे। हाँ, अब अगला टॉपिक है आपका, या बोलना चाहिए प्रश्नावली 5। तो प्रश्नावली 5 बिल्कुल इजी है। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल गुणनफल। देखिए, इसको जब याद करेंगे, एक प्रश्न, एक फार्मूला याद रहेगा तो इससे 2 प्रश्न बनेंगे आपके, प्रश्न नंबर 1 और 2। क्योंकि अगर ये अल्फा बीटा दिया रहे तब भी इसे सॉल्व करोगे, मूलों का योगफल डायरेक्ट दे रहे तब भी इसमें रखोगे। तो आपका जो प्रश्नावली 5 के जो प्रश्न है इसी फार्मूला से बनेगा। तो आप जो है दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, देख के जो इजी लगे आपको। और प्रश्न नंबर जो 3 जो है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करके रखिएगा कि कैसे योगफल निकालते हैं, कैसे हम लोग गुणनफल निकालते हैं। इसमें जो है आप जो है एक तो है 3 का 1 प्रश्न, पहले 3 का 1 को टिक लगाओ और तीसरा को टिक लगाओ, और जो है इसमें जो है आप चौथा को टिक लगाओ, क्योंकि इसमें जो है आपको अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 जो है इसमें का देखोगे तो बाकी जो है आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो बेसिक जो है मैंने बता दिया। देखिए, मैंने आपको एक टाइप बताया हुआ है, अब आप इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट सारे क्वेश्चन जो है आपका इस बुक से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, और इसके साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी आईएमपी है। बाकी इतने क्वेश्चंस आप बिल्कुल स्टडी करिए, और चाहे तो और जो क्वेश्चंस है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपना नया जो चैप्टर है, आपका नया चैप्टर है समांतर श्रेणी, ठीक है। श्रेणी याद रखना, श्रेणी नहीं है, श्रेणी अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा। श्रेणी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।